प्यारे बच्चों, सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अपनी पिछली ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ किडनी, साथ में पढ़ रहे थे इंटरनल एंड हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन किडनी और टाइप ऑफ नेफ्रॉन, ये जिसका अध्ययन किया था। लास्ट में मैंने आपको बताया था कि मानव में वृक्क में स्थित नेफ्रॉन जो इकाइयाँ होती हैं या जंतुओं में जो नेफ्रॉन होता है वो दो प्रकार का होता है, कोर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी। आज की इस ऑनलाइन क्लास में टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन करते हैं। तो देखो, नेफ्रॉन के मुख्यतः दो भाग माने जाते हैं। पहला भाग इसका ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलर या ग्लोमेरुलस। दूसरा भाग है नलिकीय भाग, यानी नलिका रूपी संरचना है नलिकीय भाग। अब इस ग्लोमेरुलस का निर्माण कैसे होता है, नलिकीय भाग का निर्माण कैसे होता है, ध्यान देंगे। एक डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। नेफ्रॉन की संरचना का जब अध्ययन करते हैं तो उसमें एक प्यालेनुमा संरचना दिखाई देती है और उस प्यालेनुमा संरचना में एक धमनी का प्रवेश करती है जिसका नाम है अभिवाही धमनी। ध्यान देना, एफरेंट एट्रियोल प्रवेश करती है, अभिवाही धमनी प्रवेश करती है, इसको अभिवाही धमनी कहते हैं। और यह अभिवाही धमनी बोमेन संपुट में पहुंचकर, ये प्यालेनुमा संरचना आगे हम पढ़ेंगे जिसको बोमेन संपुट कहते हैं, कपनुमा संरचना है, प्यालेनुमा स्ट्रक्चर होती है। यह अभिवाही धमनी बोमेन संपुट में प्रवेश करने के बाद लगभग 50 शाखाओं में बंट जाती है। कितनी ब्रांचेज में विभाजित हो जाती है? 50 ब्रांचेज में विभाजित हो जाती है और एक गुच्छा का निर्माण करती है, एक गुच्छ का निर्माण करती है जिसे केशिका गुच्छ या फिर क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, नेफ्रॉन की संरचना का अध्ययन करने पर पता चलता है कि इसमें मुख्यतः दो भाग माने जाते हैं। प्रथम भाग ग्लोमेरुलस है जिसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसमें अभिवाही धमनी प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद वो लगभग 50 शाखाओं में विभाजित होकर के इन रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा बना लेती है और उसी रुधिर वाहिनी के गुच्छे को क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस कहा जाता है या फिर इसे केशिका गुच्छ कहते हैं। दूसरा भाग इसका है नलिकीय भाग। तो दूसरा नेफ्रॉन का नलिकीय भाग है। इस नलिकीय भाग की शुरुआत यानी इसका प्रारंभ एक कप लाइक स्ट्रक्चर से होता है, एक कप नुमा संरचना से होता है जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। तो देखो, नलिकीय भाग में पहला भाग कौन सा हो जाएगा, बोमेन संपुट होगा। क्या होगा? बोमेन संपुट होगा। अब ये देखो, प्यालेनुमा स्ट्रक्चर हो गई, बोमेन संपुट वाला भाग है। ये बोमेन संपुट वास्तव में ही है क्या? तो देखो, नेफ्रॉन का प्रथम भाग या हम कह सकते हैं नेफ्रॉन के नलिकीय जो भाग है उसका प्रथम भाग प्यालेनुमा होता है जिसे क्या कहा जाता है, बोमेन संपुट कहा जाता है। बोमेन संपुट सल्की उपकला का बना होता है। देखो, किसकी बात करें हम, बोमेन संपुट की बात करें जो किसका बना होता है, सल्की उपकला का बना होता है। और बोमेन संपुट का जो भित्ति स्तर है, ये वॉल लेयर जो है ये द्विस्तरीय होती है। कैसी मानी जाती है? इसको द्विस्तरीय माना जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से देखना, ये जो कपनुमा संरचना है वो बोमेन संपुट कहलाती है जिसका परिवर्धन सल्की उपकला से होता है। इसका जो भित्ति स्तर है, ये जो लेयर है ये कैसी होती है, द्विस्तरीय होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो इसकी जो आंतरिक सतह है, देखो द्विस्तरीय का मतलब इसमें दो स्तर पाए जाते हैं, अंतः और बाह्य। इसको इस साइड से अंतः माना जाएगा और इसकी अंतः सतह पर एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिन्हें पोडोसाइट सेल कहते हैं। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। पोडोसाइट सेल क्या होती है? इसे हिंदी में पदाणु या पादाणु कहा जाता है। ये एक विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। किस पर पाई जाती है? इसके आंतरिक स्तर पर पाई जाती है। इन पोडोसाइट सेल में क्या होता है, इन पोडोसाइट सेल में ऐसे अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, प्रवर्ध पाए जाते हैं। ये प्रवर्ध क्या काम करते हैं, ध्यान से देखना, यह प्रवर्ध क्या काम करेंगे, इस ग्लोमेरुलस की जो रुधिर कोशिकाएं हैं उन रुधिर कोशिकाओं को बांधे रखने का काम करते हैं, यानी उसको जकड़ने का काम करते हैं, बांधे रखने का काम करते हैं। जी कौन करते हैं? इसमें स्थित पोडोसाइट सेल में पाए जाने वाले प्रवर्ध अंगुली नुमा इसमें हुक पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं। ये क्या काम करेंगे, इस केशिका गुच्छ को बांधे रखने का काम करते हैं, जकड़ने का काम करते हैं। इसके अलावा ये पोडोसाइट सेल की भित्ति और रुधिर कोशिकाओं का जो केशिका जो गुच्छ है
उनकी भित्ति मिलकर के, ध्यान से देखना, उनकी दोनों की भित्ति मिलकर के किसका निर्माण कर देती है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। देखो इस एक लेयर का निर्माण करती है और वो भित्ति क्या काम करती है? ध्यान से देखना, वो भित्ति छनन का काम करती है। किसका काम करती है? छनन का, फिल्ट्रेशन का काम करती है। या यहाँ पर जो तरल आएगा वो छन करके किस में आ जाता है? बोमेन संपुट के ग्रीवा वाले प्रदेश में आ जाता है या गर्दन वाले भाग में आ जाता है। लेकिन ये निर्माण किसका हुआ? ध्यान से देखेंगे, इसमें पोडोसाइट सेल होगी और पोडोसाइट सेल में अंगुली के समान उभार या प्रवर्ध पाए जाते हैं। वो प्रवर्ध क्या करते हैं? इन रुधिर केशिकाओं को जकड़ने का काम करते हैं, बांधे रखने का काम करते हैं। साथ ही साथ ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर देते हैं? एक पारगम्य झिल्ली का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं? पारगम्य झिल्ली का निर्माण कर देते हैं। और पारगम्य झिल्ली ही यहाँ पर किसका काम करेगी? छनन का काम करेगी। इसको पारगम्य झिल्ली क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर लगभग 500 से 1000 के करीब इसमें सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं और उन्हीं छिद्रों की सहायता से छनन की प्रक्रिया संपादित होती है। तो नली के भाग का प्रथम भाग कौन सा हो गया? बोमेन कैप्सूल हो गया, बोमेन संपुट हो गया। एक बार मैं फिर से फास्टली रिवाइज कर देता हूं। प्यालेनुमा संरचना बोमेन संपुट कहलाती है। नली के भाग का प्रथम भाग होता है, यह सल की उपकला की बनी होती है और इसके साथ साथ यदि इसकी बात की जाए तो ये द्विस्तरीय होती है। कैसी होती है? द्विस्तरीय। इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें पोडोसाइट या पादाणु कहते हैं, जिसमें अंगुलीनुमा उभार या प्रवर्ध पाए जाते हैं जो इन रुधिर केशिकाओं के गुच्छे को बांधे रखने का काम करते हैं। साथ ही साथ इनकी भित्ति के साथ में मिलकर के ये पारगम्य झिल्ली का निर्माण कर देते हैं। पारगम्य झिल्ली किसका काम करती है? छनन का काम करती है, फिल्ट्रेशन का काम करती है। इसमें लगभग 500 से 1000 के करीब क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। तो इसका प्रथम भाग कौन सा हो गया? बोमेन संपुट वाला भाग हो गया। फिर देखो हम बात करते हैं, अब इसमें क्या होगा कि बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस को मिलाकर के मेलपिगी काय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेलपिगी काय कहा जाता है, मेलपिगी बॉडी कहा जाता है। एक बार फिर से देख लो, हमने ग्लोमेरुलस की बात की। ग्लोमेरुलस का निर्माण अभिवाही धमनी से होता है और वो जाकर के 50 शाखाओं में बंट करके ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है जो एक कप लाइक स्ट्रक्चर में स्थित होता है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? मेलपिगी काय कहा जाता है। फिर ये विद्यार्थियों ध्यान रहे, छनन की प्रक्रिया के बाद में जो शुद्ध रुधिर बचता है उसको शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली धमनी को क्या कहा जाता है? अपवाही धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपवाही धमनी। एफरेंट एट्रियोल है, इफरेंट एट्रियोल है। ये शरीर के विभिन्न भागों से यूरिया युक्त रुधिर को लाकर के बोमेन संपुट में डालती है और यहाँ पर छनन की प्रक्रिया के बाद में जो शुद्ध रुधिर बचता है उसको शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम किसका होता है? अपवाही धमनी का होता है। महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखना, अभिवाही धमनी का व्यास, अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी की तुलना में क्या हो जाता है? ज्यादा होता है। देखो आप इसको डायग्राम से भी देख सकते हैं, मैंने इस डक्ट को थोड़ा सा इसकी तुलना में मोटा बनाया है। इसका मतलब यह है कि अभिवाही धमनी का जो व्यास है अपवाही धमनी की तुलना में ज्यादा होता है। अब इसका कारण क्या है ज्यादा होने का? तो सभी ध्यान से देखेंगे कि जिस प्रवाह के साथ में रुधिर आता है उसी प्रवाह के साथ में यदि रुधिर आगे चला जाएगा तो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसलिए एक निश्चित दाब प्राप्त करने के लिए अपवाही धमनी का जो व्यास है वो अभिवाही धमनी की तुलना में क्या पाया जाता है? कम पाया जाता है। तो ध्यान रहे, अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी ये रुधिर को लाती है शरीर के विभिन्न भागों से जो यूरिया युक्त होता है और अपवाही धमनी क्या काम करती है? बचे हुए शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करती है। फिर देखो हम बात करते हैं कि ये जो बोमेन संपुट है वो आगे जाकर के एक पतली नलिका में खुल जाते हैं जिसे ग्रीवा प्रदेश कहते हैं या बोमेन संपुट का नेक पार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक पार्ट कहते हैं। ये जो भाग है ये रोमहवी उपकला का बना होता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान से देखना, ये किसका बना होता है? सिलिएटेड लेयर का बना होता है, सिलिएटेड एपिथेलियम का बना होता है, या हम कह सकते हैं रोमहवी उपकला का बना होता है। ये आगे जाकर के एक कुंडलित मोटी नलिकाकार संरचना में खुल जाता है और वो कुंडलित नलिकाकार संरचना क्या कहलाती है? पीसीटी कहलाती है। ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, जो ग्रीवा वाला प्रदेश है बोमेन संपुट का वो किस में खुल जाता है? एक कुंडलित लंबी मोटी नलिका में खुल जाता है जिसे पीसीटी कहते हैं। जी पीसीटी क्या है? तो मैंने पिछली ऑनलाइन क्लास में आपको बताया था, प्रोक्सिमल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल
क्या बताया था? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जिसे हम क्या कहते हैं? बोमेन संपुट या बोमेन संपुट के नजदीक का कुंडलित सीरा, या हम कह सकते हैं समीपस्थ कुंडलित सीरा। किसके? इस प्यालेनुमा भाग के या नेफ्रॉन के प्रथम भाग के जो समीप का कुंडलित जो सीरा है उसे क्या कहा जाता है? समीपस्थ कुंडलित सीरा कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? पीसीटी कहते हैं। ध्यान देना, पीसीटी क्या है? पीसीटी घनाकार उपकला का बना होता है। ये कैसी उपकला का बना होता है? पीसीटी के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये घनाकार उपकला की बनी हुई भित्ति वाली संरचना होती है। तो किसकी बनी हुई है? घनाकार उपकला कोशिका की बनी हुई है। टोटल फिल्ट्रेशन का देखो, अब ये जो नली की जो पार्ट होगा वो क्या काम करता है? ये भाग क्या काम करेगा? फिल्ट्रेशन को संपादित करता है, छनन को संपादित करता है। फिर इसके बाद में यदि इस पार्ट की बात की जाए, ये जो आगे नेफ्रॉन का कुंडलित जो भाग आएगा, नलिका रूपी जो संरचना आएगी, वो पुनः अवशोषण का काम करती है। यानी ये जो पदार्थ यहाँ पर आता है इस नलिका में, उसमें भी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उपयोगी होते हैं, लाभदायक होते हैं। उन लाभदायक उपयोगी पदार्थों को पुनः अवशोषित करके शरीर के विभिन्न भागों तक भेजना पुनः अवशोषण कहलाता है। और इसमें क्या होता है? पीसीटी में टोटल फ्लूइड का, टोटल द्रव्य का 2/3 भाग पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई है कि ये जो पीसीटी वाला भाग है ये कैसा होता है? कुंडलित नलिकाकार मोटा भाग होता है जो घनाकार उपकला का बना होता है। और ये टोटल पदार्थ का या निषेधक का, देखो जो छनकर के जो पदार्थ आ जाएगा उसे निषेधक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे निषेधक बोलेंगे। उसका 2/3 भाग पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों ध्यान देना, इस पीसीटी में भी अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं जिन्हें रंसांकुर या माइक्रोविलाई कहते हैं। ध्यान देना, ये जो उभार हैं इन्हें हम क्या कह देंगे? रंसांकुर कह देंगे, सूक्ष्मांकुर कह देंगे, माइक्रोविलाई कहेंगे। वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ये क्या काम करता है? इस पीसीटी का अवशोषण का जो सतही क्षेत्रफल होता है उसको बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ये क्या काम करती है? पुनः अवशोषण का काम करती है। तो पीसीटी में स्थित रंसांकुर क्या काम करते हैं? अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम है करते हैं। साथ ही साथ ध्यान देंगे, इस पार्ट में मतलब पीसीटी में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करेगा? इस पीसीटी वाले भाग को पुनः अवशोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम है करता है। तो पहला पार्ट हमने और कौन सा पढ़ लिया? पीसीटी। ध्यान देंगे, पीसीटी क्या है कि बोमेन संपुट के नीचे का गिरवा प्रदेश जिस कुंडलित मोटी नलिका संरचना में खुलता है उसे पीसीटी या प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल समीपस्थ कुंडलित सीरा कहते हैं, जो घनाकार उपकला की बनी होती है। और ये टोटल निषेधक का 2/3 भाग अवशोषित कर लेती है। इसकी भीतरी सतह पर रंसांकुर पाए जाते हैं जो क्या काम करते हैं? अवशोषण हेतु क्या करती हैं? सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती हैं। साथ ही साथ इसमें क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया अवशोषण के लिए ऊर्जा प्रदान करने का काम है करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, फिर आगे जाकर के ये पीसीटी एक यू नलिका में खुल जाती है, एक यू आकार की नलिका में, या हम कह सकते हैं हेयरपिन में खुल जाती है। ध्यान देना, एक यू आकार की नलिका में खुल जाती है। जिसे हेनले का लूप कहते हैं। देखो इसे क्या कहा जाता है? हेनले का लूप कहा जाता है। डायग्राम पर विशेष ध्यान देना, ये हेनले का लूप है। देखो पीसीटी आगे जाकर के एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर में खुलती है, एक यू आकार की नलिका में खुल जाती है, या हम कह सकते हैं हेयर पिन में खुल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? हेनले का लूप कहा जाता है। हेनले के लूप के मुख्यतः 2 भाग माने जाते हैं। हेनले के लूप का जो भाग किससे जुड़ा रहता है? पीसीटी से जुड़ा रहता है, उसे अवरोही भुजा कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? अवरोही भुजा कहा जाता है। यह अवरोही भुजा सल्की उपकला की बनी होती है।
किसकी बनी होती है? शल्कीय उपकला की बनी होती है। फिर देखो इस अवरोही भुजा का प्रथम भाग जो पीसीटी से जुड़ा रहता है वो मोटा होता है, दूसरा भाग जो आगे जाकर के एक पतली नलिका में खुल जाता है। फिर देखो क्या होता है कि इसका दूसरा भाग जो आगे जाकर किससे जुड़ जाएगा? डीसीटी से जुड़ जाएगा, उस भुजा को आरोही भुजा कहा जाता है। ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, आरोही भुजा घनाकार उपकला की बनी होती है। देखो इसमें क्या होगा कि एक भुजा अवरोही भुजा होती है जो पीसीटी से जुड़ी रहती है, एक भुजा आरोही होती है जो डीसीटी से जुड़ी रहती है। तो ध्यान रहे इसकी यदि परिभाषा की बात करें तो पीसीटी तथा डीसीटी को, ध्यान से सुनना, पीसीटी तथा डीसीटी को जोड़ने वाली यू आकार की नलिका हेनले का लूप कहलाती है। हेनले के लूप में दो भुजाएं पाई जाती हैं। जो भुजा पीसीटी से जुड़ती है उसे अवरोही भुजा कहते हैं, और जो भुजा किससे जुड़ती है? डीसीटी से जुड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? आरोही भुजा कहा जाता है। फिर इसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हेनले के लूप की आरोही भुजा पुनः एक कुंडलित नलिका में खुल जाती है, जिसे डिस्टल, ध्यान देना, जिसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल कहा जाता है, या जिसको क्या कह सकते हैं? दूरस्थ कुंडलित सिरा कहते हैं। देखो दूरस्थ का मतलब दूर का, किसके दूर का? मेलिपिगी काय से, ये पूरा का पूरा मेलिपिगी काय है। मेलिपिगी काय से नेफ्रॉन का वह क्षेत्र जो उससे दूर पाया जाता है, कुंडलित भाग होता है, वो दूरस्थ कुंडलित सिरा कहलाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं? डीसीटी कह सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हेनले का लूप पुनः आगे जाकर के एक कुंडलित नलिका में खुलता है, और कौन सी भुजा? आरोही भुजा के द्वारा खुलता है, जिसे डीसीटी कहा जाता है। डीसीटी की यदि बात की जाए, डीसीटी भी पीसीटी के समान, ध्यान देना इसकी संरचना की बात करेंगे, डीसीटी भी पीसीटी के समान, डीसीटी भी पीसीटी के समान, देखो क्या होती है डीसीटी भी पीसीटी के समान, अभी आपको बताऊंगा। डीसीटी पीसीटी के समान घनाकार उपकला की बनी होती है। ये भी किसकी बनी होती है? घनाकार उपकला की बनी होती है। डीसीटी में ध्यान देने वाली बात है, इसमें सूक्ष्मांकुर का अभाव पाया जाता है, इसमें सूक्ष्मांकुर का अभाव पाया जाता है, इसलिए इसमें पुनः अवशोषण लगभग शून्य के बराबर होता है। तो देखो नेफ्रॉन का, किसका? नेफ्रॉन का वह कुंडलित भाग, नेफ्रॉन का वह कुंडलित भाग जिसमें हेनले के लूप की आरोही भुजा खुलती है, डीसीटी कहलाता है। यह पीसीटी के समान घनाकार उपकला का बना होता है, साथ ही साथ इसमें सूक्ष्मांकुर का अभाव होता है, अतः इसमें अवशोषण बहुत ही कम पाया जाता है। इसके बाद में यदि बात की जाए तो डीसीटी आगे जाकर के एक नलिका में खुल जाती है, और वो नलिका संग्रह नलिका या संग्राहक नलिका कहलाती है। क्या कहलाती है? संग्रह नलिका या संग्राहक नलिका, जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। और ये कई शाखाओं से बंटी होती है, कई शाखाओं से मिलकर बनी होती है। फिर देखो क्या होता है, ये सभी संग्राहक नलिकाएं मिलकर के एक मुख्य संग्राहक नलिका का निर्माण कर देती हैं, जिसे बेलिनाई की वाहिनी कहते हैं। बहुत ही मोस्ट चीज है बेलिनाई की वाहिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी, जिसको क्या कहा जाता है? डक्ट ऑफ बेलिनाई, डक्ट ऑफ बेलिनी कह सकते हो आप। तो एक बार फिर से देखना, डीसीटी आगे जाकर के संग्रह नलिका में खुलती है, और ये सभी संग्रह नलिकाएं मिलकर के एक मुख्य संग्रह वाहिका का निर्माण करती हैं, जिसे बेलिनाई की डक्ट कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये संग्राहक नलिका आगे जाकर के मूत्र वाहिनी में खुल जाती है। किस में खुल जाती है? मूत्र वाहिनी में खुल जाती है। मूत्र वाहिनी मूत्राशय में, मूत्र मार्ग से होती शरीर से बाहर खुलती है। तो ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर थी वो किसकी थी? नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर थी। नोट लगा करके ध्यान रखना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं। हमने इसमें बात की दो भागों की। पहला भाग था ग्लोमेरुलस, जिसमें केशिका गुच्छ पाया जाता है। केशिका गुच्छ को ग्लोमेरुलस कहा जाता है, जिसका निर्माण अभिवाही धमनी से होता है। फिर मैंने प्रिय विद्यार्थियों आपको बताया दूसरा भाग है नलिकीय भाग, जिसका निर्माण किस किस से होता है? बोमेन संपुट, ग्रीवा वाला प्रदेश, नेक वाला पार्ट, पीसीटी, हेनले का लूप, डीसीटी। फिर मैंने साथ में आपको संग्राहक नलिका पढ़ाया, जो किसके साथ में कनेक्टिव है? नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के साथ में कनेक्टिव है। लेकिन विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जो संग्राहक नलिका है, कलेक्टिंग डक्ट को नेफ्रॉन का पार्ट नहीं माना जाता है, नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान रखना, ये नोट आपके दिमाग में होना चाहिए। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि ये न किसी प्रकार की फिल्ट्रेशन का काम करती है, न किसी प्रकार के अवशोषण का काम करती है, यह सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम का काम करती है। जो यूरिया युक्त रुधिर, जिसको हम अब क्या कहेंगे, मूत्र कहेंगे, जो किस में आ गया, डीसीटी में आ गया, उस डीसीटी में पहुंचे हुए मूत्र को मूत्र वाहिनी तक ले जाने का काम किसका होता है, संग्राहक नलिका का होता है। इसमें आंशिक मात्रा में यूरिया का अवशोषण भी होता है, लेकिन फिर भी इसको क्या नहीं माना जाता है, नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता है। तो ये थी स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, मानव के नेफ्रॉन की संरचना, जिसमें हमने इन भागों का अध्ययन किया। अब ये मूत्र वाहिनी मूत्राशय में खुलेगी, मूत्राशय मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर खुलेगा, जो मूत्र को शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की संरचना। कल हम पढ़ेंगे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, जिसमें विभिन्न विधियों के द्वारा अध्ययन करेंगे किस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है। धन्यवाद।